बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं APA स्टाइल, जो कि पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है, तो जो चीज़ें आपको कलर्ड नज़र आएंगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले व्हाट इज़ APA का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जा सकता है, दैट इज़ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है, शायद पी की जगह कोई आपको फिजियोलॉजी या प्लेजरिज्म या कोई और वर्ड दिया गया हो, तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये साइकोलॉजिकल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये है क्या चीज़? ये एक इस तरह जो है, हम जो कहते हैं ना प्रोफेशनल लिखने का तरीका है कि इसमें जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स, बुक्स या फिर जो है वो कोई अपने डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं बंदा। लेकिन इसमें जैसे आमतौर पर हम लिखते हैं तो हम किसी भी तरीके से लिख लेते हैं, हम इन चीज़ों का उसमें ख्याल नहीं रखते कि आपने फ़ॉन्ट क्या रखना है या आपने उसमें स्टाइलिंग क्या करनी है या आपने पेज कौन सा यूज़ करना है, हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। लेकिन APA स्टाइल जो है, इसमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है काम किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि फाउंडेशन फॉर इफ़ेक्टिव स्कॉलरली कम्युनिकेशन, मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो जब अपने बुक्स लिखते हैं तो APA स्टाइल में लिखते हैं ताकि वो चीज़ें महफूज हो और उसमें कोई अनप्रोफेशनलिज्म ना हो। ठीक है, इट हेल्प ऑथर प्रेजेंट दियर आइडियाज इन ए क्लियर, कॉन्साइज एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब वो जो चीज़ें लिखते हैं तो APA स्टाइल से आप लिखोगे तो वो बिल्कुल क्लियर होंगी, कॉन्साइज मतलब ये कि समझ आने वाली होंगी और बिल्कुल एक तरीके कार से होंगी, ऑर्गेनाइज मैनर में होंगी। ठीक है, इसका जो है अगर हम देखें तो बिज़नेस में यूज़ होता है, हेल्थ साइंसेज में, सिर्फ साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, इन चीज़ों में जो है ये यूज़ होता है। इसके अलावा आप जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हो जिनमें आप ख्याल करते हो कि आप उसमें स्टाइल और लैंग्वेज का ख्याल करते हो। फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है कि आपने किस फॉर्मेट में लिखना है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। मतलब उसको जो है वो आपके ऊपर जो है वो चीज़ें लागू हैं। अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो आप APA फॉर्मेट के मतलब मुताबिक नहीं लिख पाओगे। इंटेक्स्ट साइटेशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और रेफरेंसेस ये भी आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। फॉर्मेट की अगर बात करें, मतलब ये कि आपने लिखना किस तरीके से होता है, तो आपने हर जो पेज आप जिस पे आप लिखते हो, हर साइड से उसमें 1 इंच का जो है आपने स्पेस देना होता है। ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, सब साइडों से आपने 1 इंच स्पेस देना होता है। मतलब 1 इंच के फासले पे आपने कुछ नहीं लिखना होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है ये खाली है, तो मतलब यहाँ पे आपने 1 इंच स्पेस देना होगा और उसके बाद आपने ये जो आपने लिखना होता है वो लिखना है। ठीक है, तो 1 इंच स्पेस का मतलब ये है। इसके अलावा जो है आपने, अगर हम स्टूडेंट, मतलब हम एज ए स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट में आपने पेज नंबर डालना होगा। कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है अभी। पेज नंबर इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर, जो दाई साइड का कॉर्नर होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये स्पेस है, ठीक है, आपको माउस से नज़र आ रहा होगा, यहाँ इसको हम कहते हैं अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो यहाँ पे आपने पेज नंबर लिखना होता है। मतलब जो भी पेज नंबर जब भी आप लिखते हो तो आपने यहाँ पे लिखना होता है। और पेज नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? टाइटल पेज से। मतलब जब आप टाइटल पेज लिखना स्टार्ट करेंगे तो टाइटल पेज आपका पहला पेज होगा। उसके बाद जो है आप जितने भी आगे जाएंगे तो आपका पेज नंबर यहाँ पे आएगा राइट कॉर्नर पे। इसके अलावा आप उसमें जो है कॉमा और फ़ॉन्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यूज़ करेंगे। इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फ़ॉन्ट आप कौन सा यूज़ करेंगे। कैलिब्री 11 PT ये फ़ॉन्ट का नाम है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आप ये लिखते हो तो उस लिखने वाले फ़ॉन्ट का ये नाम है। या फिर हम एक दूसरा यूज़ करते हैं टाइम्स न्यू रोमन 12 PT। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट्स के नाम है। ये भी पूछा जा सकता है कि हम APA में कौन सा फ़ॉन्ट या कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट के लिए, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हम हर लाइन के बीच में डबल स्पेस देते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना डबल स्पेस, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे पहले आपका टाइटल पेज आएगा, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट पेज आएगा, तीसरा जो है आपका इंट्रोडक्शन, लेक्चर रिव्यू और जो भी आपका मेन मतलब प्रोसेस है जो आप लिख रहे हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी और आखिर में रेफरेंसेस आएगा। तो ये मतलब आपके पास 4 चीज़ें हैं। APA पेपर जो भी आप लिख रहे हो तो वो 4 चीज़ें आएंगी: टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट,
इंट्रोडक्शन या फिर आपका जो लेक्चर या लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है, और आखिर में रेफरेंसेस। इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट स्टूडेंट्स पेपर नाउ डू नॉट नीड इन अब्स्ट्रैक्ट। अगर आप एज ए स्टूडेंट लिखते हैं तो स्टूडेंट अक्सर अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं, वो जस्ट टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन और रेफरेंसेस लिखते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बंदा लिख रहा होता है फिर उसमें अब्स्ट्रैक्ट डालना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये आपने जो है इसमें याद रखनी है कि अगर स्टूडेंट के बारे में पूछा जाए तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट जो है वो डू नॉट नीड, आपको ज़रूरत नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, स्पेशली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अब्स्ट्रैक्ट जो है एक कंप्रिहेंसिव समरी है, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, उसका आप एक ख़ास समरी लिखोगे, एक तफसील लिखोगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट समरी। एक तो ये आलू वालों से तंग आ गया। अच्छा जी, टाइटल पेज। टाइटल पेज ये जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट अपर हैंड पे लिखोगे, कॉर्नर पे ये 1 लिखा हुआ है, 2 3 4, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप इस तरह लिखोगे। इसमें टाइटल पेज में मैंने आपको बताया कि आपका पेज नंबर टाइटल पेज से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका पेज नंबर आएगा। इसके अलावा आप जितने भी उसमें लिखोगे, क्या कहते हैं, टाइटल लिखोगे या आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, ये लिखा हुआ है ना, टाइटल लिखोगे तो वो सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए, मतलब जो भी आपका मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा बोल्ड हो, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, ऑथर्स इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं किसी टॉपिक पे लिख रहा हूँ, मैं अर्थराइटिस पे लिख रहा हूँ, तो अर्थराइटिस में यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना नाम, ऊपर जो है मेरा टाइटल आएगा अर्थराइटिस, यहाँ पे मेरा नाम आएगा, फॉर एग्जांपल हनीफ खान आएगा, ठीक है, वो भी सेंटर में आएगा। इसके अलावा डबल स्पेस आप दोगे, यूनिवर्सिटी, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट जो भी आपका, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और इसमें यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें जो है, या नर्सिंग का कोई फॉर एग्जांपल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है तो आप यहाँ पे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग लिखोगे। उसके बाद फैकल्टी, जो भी टीचर को अभी सबमिट करने जाओगे तो उसका नाम यहाँ पे आपने लिखना है, और आखिर में आपने डेट लिखना है। तो ये फॉर्मेट है कि पहले आप जो है टाइटल लिखोगे, फिर जो है अपना नाम लिखोगे या ऑथर का इन्फॉर्मेशन लिखोगे, फिर अपना डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी लिखोगे, सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, जो फैकल्टी का, और आखिर में डेट लिखोगे। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हेडिंग फॉर्मेट, मतलब जो भी हम हेडिंग्स देते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स देते हैं, ठीक है, तो वो आप पहला जो पेज होगा आपका, उस पर आप बिल्कुल सेंटर में टॉपिक दोगे और टेक्स्ट आप जो है वो साइड से स्टार्ट करोगे। फिर आगे आगे आप जो है वो जो आपका हेडिंग होगा वो साइड पे होगा और टेक्स्ट उसके 1 इंच आगे होगा, ठीक है। इस तरह, जैसे कि ये हेडिंग है, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास आ गया हेडिंग, और नीचे का जो है वो आप जब पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो हेडिंग से थोड़ा सा आगे स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये हेडिंग का फॉर्मेट है। टेक्स्ट में आप जो है वो आप बिल्कुल सबसे पहले तो टेक्स्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके ऊपर जो है उसका टॉपिक का नाम होना चाहिए, जो भी मतलब आपका टॉपिक हो, ठीक है, तो वो सेंटर, मतलब बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और टाइटल केस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें टाइटल और टॉपिक और टेक्स्ट का पता ही नहीं चल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्स्ट जो है फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट करोगे और पहला लाइन जो है आपका थोड़ा सा आगे होगा, बाकी लाइन जो है आप उसके नीचे से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, स्टाइल गाइडलाइन पे अगर बात करें तो मतलब आपका जो स्टाइल होगा या लिखने का जो गाइडलाइंस होंगे उसमें क्या होगा, मतलब जो रूल्स है वो बिल्कुल क्लियर, जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्साइज लैंग्वेज होना चाहिए। कॉन्साइज मतलब ये कि आसानी से समझ आने वाली ज़बान जिसमें आप वो चीज़ें लिखते हो। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कोलिक्विज़म्स का मतलब ये होता है कि आपने जो हम शॉर्ट लिखते हैं ना अल्फाज, जैसे कि वांट टू लिखते हैं, हम वांट टू बोलते हैं तो वाना लिखते हैं, या गोइंग टू तो गोना लिखते हैं। ये चीज़ें आपने इसमें नहीं करनी। जो भी
वर्ड है वो आपने पूरा लिखना है, आपने अल्फाज को शॉर्ट करके नहीं लिखना है, शायद वो सबको समझ ना आए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूमरल लिखते हो, मतलब कोई नंबर लिखते हो, तो वो आपने अगर 10 से छोटा कोई नंबर है 1 2 और 8 9 तक है तो वो आपने स्पेलिंग में लिखना है, ठीक है। 10 के ऊपर अगर कोई नंबर है तो फिर वो आपने फिर इस तरह नंबर में लिखना होता है 12 13 14, जैसे कि इसमें 10 लिखा हुआ है तो 10 भी आपने उस तरीके से लिखना होता है। आप बोलो भाई। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अगर आप कोई बात कर रहे हो जो कि पास्ट में हुआ है तो आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादातर जो है उसमें हम पास्ट में बात करते हैं तो आपने पास्ट टेंस उसमें यूज़ करना होगा। आई, अगर आप एक अकेले की बात करते हो, अपनी बात कर रहे हो, तो आपने उसमें आई यूज़ करना होगा। लेकिन अगर एडिटोरियल ज़्यादा है, आपके पास बंदे ज़्यादा है या ऑथर ज़्यादा है, तो फिर आपने उसमें वी लिखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली है। इसके अलावा ही और शी हम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर आपको नहीं पता कि आगे पढ़ने वाला बंदा कौन है, या फिर अगर आपको पता भी है लेकिन इसमें हम जो है वो जेंडरिक प्रोनाउंस नहीं यूज़ करते, इसमें जस्ट हम ही और शी यूज़ करते नहीं यूज़ करते, उसकी जगह हम लिखते हैं दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी बंदे को लिख रहा हूँ, कोई मेल है, तो उसके लिए मैं ही नहीं यूज़ करूँगा, मैं उसके लिए यूज़ करूँगा दे, ठीक है। तो ये जो है इनका एक रूल है जिसमें हम ही शी को छोड़ के ओनली दे लिखते हैं। शी है तो भी आप दे लिखोगे, ही है तो भी उसके लिए आप दे लिखोगे। इसके अलावा बायस लैंग्वेज जो है वो आपने नहीं यूज़ करना। बायस मतलब ये कि आप किसी को फोकियत देते हो कि मेल है तो मैं उसके साथ अच्छे से बात करूँगा या उसको मैं ज़्यादा तरीके से लिखूँगा, फीमेल है तो उसको मैं कुछ भी लिखूँगा, ये सारी चीज़ें आपने इसमें नहीं करनी। और जो भी जेंडर, सेक्स या फिर रेस या फिर किसी की नस्ल कुशाई आप इसमें नहीं कर सकते, बिल्कुल आपने जो है वो एक तरीके से बात करनी होगी। बायस लैंग्वेज आपने इसमें नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, इन टेक्स्ट साइटेशन पे आते हैं कि ये क्या चीज़ है। इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब ये होता है कि किसी को आप क्रेडिट देते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी की जो है कोई लाइन उसमें लिख ली है, जैसे कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं हज़रत अली ने ये फरमाया, ठीक है। तो वो लाइन हज़रत अली की है तो फिर आपने उसमें उसके आगे हज़रत अली का नाम लिखते हो या फिर उसके स्टार्ट में हज़रत अली का नाम लिखते हो। इसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, कि जिसकी आप बात लिख रहे हो या जिसकी आप बात कर रहे हो उसका आपने क्रेडिट देना होता है, ठीक है। इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। ये जो क्रेडिट आइडियाज़ है, टेक्स्ट है, या जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो या जिससे आप मुतासिर होकर लिख रहे हो, ठीक है, उसका नाम आपने देना होता है या उसको आपने क्रेडिट देना होता है। इस चीज़ को हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। यही लिखा हुआ है कि आप अगर उसका आपको तारीख़ पता है कि प्लाने बंदे ने प्लाने साल में ये बात की थी, तो आप उसका नाम लिखोगे, साथ में उसका जो है वो साल लिखोगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पेरेंथेटिकल। पेरेंथेटिकल का मतलब ये होता है, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है वैसे, पेरेंथेटिकल का मतलब ये होता है कि आपने उसका नाम आखिर में लिखा। जैसे हम पूरी बात लिखते हैं फिर आखिर में उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो अगर हम पहले बात लिखते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, आखिर में हम लिखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कौन सा तरीका है? पेरेंथेटिकल है, कि इसमें आप आखिर में नाम लिखते हो। और अगर दूसरा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेरेंथेटिकल, कि पहले बात लिखी आखिर में उसका करास 2020 लिखा हुआ है, ठीक है। ये पेरेंथेटिकल तरीका है। नरेटिव वो होगा जब आप पहले नाम लिखोगे और उसके बाद वो बात लिखोगे, तो फिर वो नरेटिव में आएगा। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पेरेंथेटिकल का पूछा जाए तो पहले जो है वो बात है, फिर आखिर में उसका नाम लिखोगे। अगर नरेटिव है तो पहले नाम है, साथ में साल या जो भी दिन है, ठीक है, वो आप लिखोगे अगर आपको पता है, याद है, और उसके बाद आप जो है उसका बात लिखोगे, जो भी उसकी बात होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है कि जो भी आप लिख रहे हो वो अगर किसी और की बात आप लिख रहे हो, आप अपने अल्फाज में आसान करके लिखोगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को सिंपल बनाना। तो पैराफ्रेज में जो है APA स्टाइल में पैराफ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप किसी की बात लिख रहे हो
मतलब किसी की बात कोट कर रहे हो तो एज इट इज़ लिखने के बजाय आप उसको अपने अल्फाज में आसान करके लिखो, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है APA स्टाइल में। ठीक है, इसमें आप वही लिखोगे कि आथर का डेट और साइटेशन लिखोगे कि आथर जो है जो रियल बोलने वाला था उसने ये बात कब की थी। ठीक है, उसका आप डेट लिखोगे। इसके अलावा जो है उसका आप जो भी आइडिया उसने दी थी, ठीक है, या जो भी मतलब उसने बात किया था तो वो आप उसमें लिखोगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पैराफ्रेज अलाउ द ऑथर टू कंडेंस इंफॉर्मेशन एंड सिंथेसाइज आइडियाज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब ये जो है APA स्टाइल की एक बात है, इन्होंने लिखी हुई है और आखिर में जो है उन्होंने ब्रैकेट में APA लिखा हुआ है, APA और 2020 कि इन्होंने ये बात कब की थी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट कोट्स। डायरेक्ट कोट्स वही होते हैं कि जो भी आप लिख रहे हो, कोट्स का मतलब क्या होता है, कॉल या किसी की कही हुई बात। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो जो कि 40 वर्ड से कम है तो फिर आप उसका डायरेक्ट बात लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी की बात आप कोट कर रहे हो और वो 40 अल्फाज से, बहुत छोटी सी बात है, 40 अल्फाज से उसमें कम आ रहे तो फिर आप उसमें डायरेक्ट सेम एज इट इज़ लिख सकते हो। लेकिन अगर बहुत बड़ी बात है, उसमें जो है आप 2-3 लाइंस लिखते हो या 40 अल्फाज से उसमें ज़्यादा हो रहे, फिर आप उसको अपने अल्फाज में लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप लिखते हो, डायरेक्ट कोट आप करते हो, ठीक है, तो इसमें आप पेज नंबर जिस जहाँ से फॉर एग्जांपल आप किसी बुक से ले रहे हो या फिर आप फॉर एग्जांपल कुरान की कोई आयत उसमें लिख रहे हो तो कुरान की आयत आपने सेम एज इट इज़ लिखनी है, उसमें आप कोई चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ में आप उसका पेज नंबर लिखोगे कि प्लाने पेज नंबर पे ये आयत मौजूद है ब्रैकेट में। ठीक है, उस बुक की आपने जो है वो पेज नंबर या फिर आयत नंबर जो है वो उसमें लिखना होता है अगर आप एज इट इज़ वो चीज़ लिखते हो। अगर आप उसमें चेंजेस करते हो तो फिर आप उसका सिर्फ नाम लिख सकते हो उस बंदे का जिसने वो बात कही है। इसमें भी वही नरेटिव और पेरेंथेटिकल वाली बात आई है। नरेटिव में आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू APA लिखा हुआ है, देखो पहले जो है उस बंदे का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पेरेंथेटिकल में आप देख सकते हो कि वही APA जो है वो आखिर में लिखा हुआ है, APA 2020 और पेज नंबर 270। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लिखते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट कोट्स वही बताया गया है कि आप अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो फिर आप जो है 40 वर्ड से कम है तो डायरेक्ट आप लिखोगे, उसका आप नाम लिखोगे, पेज नंबर वगैरह लिखोगे और आप उसको 0.5 इंच से आगे लिखोगे। फॉर एग्जांपल एक पेज में आप इस तरह लिख रहे हो और सारे आपके अल्फाज एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन जो भी आपका डायरेक्ट कोट है या जो भी आप चीज़ें वो कोट करने जा रहे हो वो आप 0.5 इंच आगे लिखोगे ताकि उसका पता चले। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम लाइन में है, लेकिन जैसे ही वो उन्होंने बात लिखी हुई है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कोट उन्होंने लिया हुआ है किससे, एल्डरसन डे, ये जो लिखा हुआ है नाम, ठीक है, इसकी कही हुई बात है तो उन्होंने डायरेक्ट इसको एक अलग सा पैराग्राफ दिया हुआ है या उसके आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम डायरेक्ट कोट्स में लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अनपेजिनेटेड सोर्सेज है, मतलब जो भी आप लिख रहे हो, प्रोवाइड अ हेडिंग और सेक्शन नेम, उसमें आप हेडिंग दोगे, सेक्शन नेम दोगे। जैसे कि इसमें जो है ग्रेचर्ड सेल्वर का नाम लिखा हुआ है तो 2015, और उसने जो भी बात की थी कि उसने ऑस्टियोआर्थराइटिस पे कुछ लिखा था, कब लिखा था, 2015 में, और जिसने लिखा था, ठीक है, तो वो आप उसका नाम आप यहाँ पे लिखते हो, या अगर नाम बहुत ज़्यादा लंबा है तो फिर आप उसका एब्रीवेशन लिखते हो, शॉर्ट करके लिखते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी पैराग्राफ से लिखते हो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चैम्बरलिन 2014 में कोई बुक आई है और उसके आपने पैराग्राफ 1 से कोई बात उठाई है तो फिर आप चैम्बरलिन 2014 लिखोगे। पैराग्राफ 1 है तो पैराग्राफ 1 लिखोगे, अगर उसमें पैराग्राफ 13 है तो आप 13 लिखोगे, अगर पैराग्राफ पे नंबर नहीं दिया हुआ तो फिर आप उसको खुद से काउंट करके लिखोगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है काउंट मैनुअली इफ नॉट नंबर्ड। अच्छा, अगर आप कोई वीडियो या कोई ऑडियो से कोई बात लिख रहे हो या कोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने 8 मिनट 14 सेकंड पे कोई बात की है, ठीक है, और आप उसको नोट कर रहे हो, तो फिर आप अगर उसको लिखोगे तो आप लिखोगे कि जैसे कि आप लिखोगे ट्विटर और उसके आगे लिखोगे साल 2024, ठीक है, और 8 मिनट 14 सेकंड या 2 मिनट 12 सेकंड जहाँ पे मैंने वो बात की है
तो टाइम स्टैम्प आप उसमें दोगे कि इस टाइम पे इसने ये बात की है, ठीक है, ताकि वो बंदे को जो है वो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, जस्ट उसको टाइम पता होगा तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। अब आते हैं मल्टीपल ऑथर्स पे। मल्टीपल ऑथर मतलब ये कि अगर एक से ज़्यादा लिखने वाले होते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसमें क्या कर, 1 और 2 ऑथर है, अगर एक है या 2 है तो फिर आप उनका पूरा नाम लिखोगे, ठीक है, उसमें आप जो है उन दोनों के नाम उसमें आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि एक दो बंदे इतना वो मसला नहीं करते। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नैरेटिव में, आप अगर पहले लिखोगे तो जॉन्स एंड किम्स, जॉन एंड किम जो 2 बंदों के नाम है, आपने उसका साल लिख लिया, रिपोर्टेड दैट उन्होंने ये बात की थी, फिर आगे जो बात की थी वो आप लिखोगे, ठीक है। पेरेंथेटिकल में यही आएगा कि आप पहले बात लिखोगे, आखिर में लिखोगे जॉन एंड किम 2019, उन्होंने 2019 में ये बात की है, पहले आप बात लिखोगे। पेरेंथेटिकल और नैरेटिव का आपको पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर 3 है या 3 से ज़्यादा ऑथर अभी इसमें आ रहे हैं तो फिर आप उसमें सबसे जो है पहले का नाम लिखोगे, पहले का आप पूरा नाम लिख लिया आपने या उसका फर्स्ट नेम लिख लिया, और बाकी ऑथर्स के लिए आप लिखोगे ET ऑल, इट ऑल हम लिखते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई ऑथर है, ठीक है, उसमें जोन्स जो है वो पहला है, जोन्स पहला है और 3-4 और है, तो आप उसमें 3-4 का नाम तो नहीं लिख सकते, जोन्स लिख लिया, इट ऑल बाकी की जगह आपने इट ऑल लिख लिया और 2019 लिख लिया। ये इट ऑल जो है हम यूज़ करते हैं ज़्यादा ऑथर्स के लिए, अगर बंदे ज़्यादा हो तो पहले का नाम और फिर बाकी बंदों के लिए आप इट ऑल यूज़ करोगे और फिर उसके बाद जो भी बात हो वो आपने लिखनी है। अच्छा, अननोन ऑथर्स, अगर किसी का आपको पता नहीं है कि किसने ये बात कही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप कोई स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिख सकते, तो फिर आप उसमें क्या लिखोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे और उसका जो है जब उन्होंने वो पब्लिश की थी या वो बात की थी उसका साल लिखोगे। जैसे टैक्स सीड्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2015 में कोई रिपोर्ट बनाई है, तो आप उसमें कोई ख़ास बंदे का नाम तो नहीं लिख सकते ना, टैक्स सीड आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख किया और 2015 है, फिर उसके बाद आप रिपोर्ट लिख लिया, तो यही जो है इस तरीके से आप लिखोगे। पेरेंथेटिकल और नैरेटिव का बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आप उसमें जो है वही करोगे कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2016 में उन्होंने कोई चीज़ पब्लिश की है, तो आगे आप उसका जो है वो पब्लिकेशन लिखोगे। फर्स्ट साइटेशन आप लिखोगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, और लेटर साइटेशन, फर्स्ट साइटेशन स्टार्ट में मतलब पूरा जो है वो आप उनका नाम लिखोगे, और लेटर साइटेशन अगर शॉर्ट करके लिखते हो जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जगह आपने लिख किया FDA, ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है वही 2 और मोर वर्क्स इन द सेम पेरेंथेटिकल रेफरेंसेस। पेरेंथेटिकल में अगर आप मतलब एक से ज़्यादा बंदे हैं या एक से ज़्यादा उसमें रेफरेंसेस है, तो आप क्या करोगे, आप उसको मतलब कोई बात है या कोई काम है जिसमें एक से ज़्यादा बंदों ने काम किया हुआ है और आप उसको कोट कर रहे हो, तो कैसे करोगे, व्हेन साइटिंग मल्टीपल वर्क्स इन सेम पेरेंथेटिकल रेफरेंसेस। अगर आप उसमें ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, प्लेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर आप उसको अल्फ़ाबेटिकली वो करोगे। अगर किसी का नाम A से आता है तो आप उसको पहले लिखोगे, फिर B से, उसके बाद C, इस तरीके से आप उसके नाम लिखोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि इसमें जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट में ये बात यूज़ होती हैं और ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के ये किसी ने बात की है या किसी ने रिपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और आखिर में लिखा हुआ है जेम्स एंड ग्राहम, ये जो है पहले आए क्योंकि J और G जो है वो पहले आता है, ठीक है, या ये पहला नाम है, ये जो है वो एक उनका एक हिस्सा है, ठीक है, जेम्स एंड ग्राहम। और दूसरा है लेंडो एट ऑल, उसमें जो है बंदे ज़्यादा है तो J पहले आता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, J का पहले लिखा, L उसके बाद आता है तो L उसके बाद लिखा। अगर बंदे ज़्यादा है या ऑथर ज़्यादा है या रेफरेंसेस ज़्यादा है तो फिर आप उसने जो है वो अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। अब आते हैं रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस जो है सबसे पहले तो ये कि आप रेफरेंसेस का अलग से पेज बनाओगे, कम्प्लीटली अलग पेज होगा, ठीक है। रेफरेंसेस आप बिल्कुल स्टार्ट में लिखोगे, बोल्ड होना चाहिए रेफरेंसेस, उसका पता चले कि हाँ ये रेफरेंसेस पेज है, और उसमें भी आप अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे, जिसका नाम A से स्टार्ट होगा वो आप पहले लिखोगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, A, ये भी A है, फिर
बी और आखिर में जो है इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकली आप लिखोगे। ठीक है, इसमें भी वही कि ऑथर का नाम लिखोगे कि किसने लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसने बताया हुआ, इसका मेन ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है, वो आप लिखोगे। उसका डेट लिखोगे कि कब उन्होंने ये बात पब्लिश की थी। उसका टाइटल लिखोगे कि टाइटल क्या है, और सोर्स क्या है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। आपने जो है इंटरनेट से ली है तो इंटरनेट का आप उसमें लिंक दोगे, DOI। ठीक है, ये सारी चीज़ आप उसमें दोगे, दे सकते हो। ठीक है, जो भी जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है ना लिंक, तो इसी तरीके से आप उसका ऑथर का नाम, डेट और टाइटल, इसके अलावा आपने कहाँ से लिया है वो सोर्स आपने उसमें देना होगा। इसमें भी वही लिखा हुआ है, ऑथर, डेट, टाइम और सोर्स। इसमें एक चीज़ लिखी हुई URLs एंड DOIs। URL तो जो लिंक होता है, ठीक है, वो है। ठीक है, और DOIs का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर कोई PPT है या कोई PDF है या कोई और उसमें कोई सोर्स है जहाँ से आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा रेफ़र की जाती है। अगर आप एक आपके पास कोई लिंक है और एक कोई PPT है या कोई PDF है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उस PDF या PPT का लिंक दे दो जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। ठीक है, ऑथर्ड है तो अगर ज़्यादा एडिशन है तो आप उसमें कोई किसी चीज़ का लिंक दे सकते हो, DOI दे सकते हो। ऑथर AA एंड ऑथर BB, ये जो है आपने नाम लिखे, उनका साल लिखा, उनका टाइटल ऑफ बुक लिखा, कि मतलब जब आप बुक के बारे में लिख रहे हो तो जिसने लिखा है उनका नाम, कब लिखा था या कब जो है उन्होंने बुक पब्लिश की थी, उसका ईयर, बुक का टाइटल और कौन सा एडिशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कि APA का अभी हम पढ़ रहे हैं तो 7th एडिशन है। ठीक है, तो इसी तरह आपने एडिशन, पब्लिशर नेम और DOI अगर आपके पास है तो वो आपने देना होता है। ये नीचे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई जर्नल आर्टिकल जो है वो साइट कर रहे हो, साइट का मतलब वही है कि आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो। ठीक है, तो आप उसमें जो है आर्टिकल का आप लिंक दोगे या DOI दोगे, क्योंकि आप जो है वो आर्टिकल दे रहे हो तो सिंपली आप उसका लिंक दे सकते हो। अगर दोनों आपके पास मौजूद है, URL और DOI दोनों मौजूद है, तो आप बेहतर है कि आप DOI दो। इसमें आप वही ऑथर का नाम, ईयर और टाइटल वगैरह दोगे, उसका पेज वगैरह अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो। रिसोर्सेज, इसका तो रिसोर्सेज बताए गए हैं, जैसे कि इसमें है कि APA स्टाइल से लिया गया है, और जो है APA स्टाइल क्या है कि लिखने का एक तरीका है और उसके आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और दैट्स ऑल अबाउट APA स्टाइल, इसके आपको रेफरेंसेस भी बताए गए हैं। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे समझाओ। जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं इस प्रेजेंटेशन में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।